Hello friends, welcome to daily news analysis of the Hindu. Today the date is 2nd June. So let's get started. Now first news is with respect to industrial output slow to 4.9% in new data series. So new data series से मतलब क्या है यहाँ पर that the base year has been revised और इसको रिवाइज करके किया गया है 22-23। अब इसके बारे में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा बट उससे पहले कुछ बेसिक जान लीजिए। ओके, जीडीपी। लेकिन अभी इसके कैलकुलेशन की जो तीन मेथोडोलॉजीज है जो मैंने पुराने न्यूज डिस्कशन में कराई है, बट हम कभी बाद में दोबारा करेंगे इसको या आप अपने स्टैटिक में इसको पढ़ोगे ही। ओके, सेकंड होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड थर्ड है ये आईआईपी। ओके, इन तीनों को मिला के कहा जाता है ट्रॉइका और इन तीनों के बेस ईयर रिवाइज करके कर दिए गए हैं 2022-23 ताकि तीनों में एक कॉमन बेस हो जाए अब और इसके हिसाब से हम इवेल्युएट कर सकें अपनी इकोनॉमी को। ओके, अब दूसरी बात यहाँ पर याद रखने वाली ये है दैट ये डेटा पब्लिश कौन करता है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये याद रखिएगा कि 2019 से पहले दो अलग अलग बॉडी हुआ करती थी, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और एक और हुआ करती थी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों को 2019 में मर्ज कर दिया गया और बन के आया एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आया है सीबीआई वाला, एसएफआईओ वाला, उसमें यही पूछा गया ना कि इनके फंक्शन क्या है और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर ये जो आईआईपी इंडेक्स है, जो डेटा है वो पब्लिश करता है एनएसओ विच वर्क्स अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ एसपीआई। ओके, और ये जो डेटा दिया जाता है ये दिया जाता है 28 डेज के टाइम लैग के साथ, यानी कि आज आप जो डेटा देख रहे हो वो पिछले 28 दिन निकाल दो उससे पिछले महीने का है। ओके, सो 28 डेज का टाइम लैग होता है इसमें। और ये जो एनएसओ बनाने की बात हुई है ना, ये बहुत पहले सन 2000 के आसपास एक कमेटी बनाई गई थी, रंगाराजन। उस रंगाराजन कमेटी ने कहा था कि आप इन दोनों बॉडीज को मर्ज करके एक न्यू बॉडी बना दो, तो बना दी। लेकिन उन्होंने कहा था कि इसको एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी बनाइएगा जिसका हेड भी इंडिपेंडेंट हो, ताकि एक सही पिक्चर अपनी इकोनॉमी की, जीडीपी की, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की हमें मिल सके। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया कि इन्होंने मर्ज करके ये तो बनाया, लेकिन उसको किसके अंडर में रख दिया? मिनिस्ट्री के अंडर में, विच नाउ दिस इज हेडेड बाय अ सेक्रेटरी। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंस की जिसकी बात की गई थी, जो ऑटोनॉमी की बात की गई थी, वो हमें नहीं मिल पाई। इस मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी है वही इसको हेड करता है और इसलिए इसका जो डेटा आता है कोई बिलीव भी नहीं करता अब तो कि गवर्नमेंट जो डेटा दे रही है वो सही दे रही है। ओके, तो ये तीन चार बातें आप याद रखेंगे। इन तीनों का बेस ईयर 2022-23 कर दिया गया है। एनएसओ मर्ज करके बना इन दोनों बॉडीज से। किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और ये काम किया किस कमेटी के कहने पे गया? तो रंगाराजन कमेटी। ओके, चलिए ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें। अब हम आते हैं इस इंडेक्स पर और ये 28 डेज के टाइम लैग के साथ पब्लिश किया जा सकता है। नाउ आईआईपी में तीन चीजें काउंट की जाती थी, एम, ई, एम। ओके, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड माइनिंग। ये तीन पैरामीटर्स पर काम करता था, लेकिन इसमें अब एक पैरामीटर और जोड़ दिया गया है विच इज वाटर सप्लाई, सीवरेज, वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड गैस सप्लाई। ओके, तो अब यहां पर हो गए हैं चार पैरामीटर्स आईआईपी के कैलकुलेशन में। ऑलराइट, क्योंकि पहले एक बार बहुत पहले काफी साल पुराना पीवाईक्यू था, उसमें पूछा गया था कि कौन से तीन सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, तो उसमें एक ऑप्शन उन्होंने जोड़ दिया था एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, एंड कुछ बच्चे लिटरली उसको गलत करके आए थे। ओके, तो ये चार पैरामीटर्स याद रखिए। द न्यू सीरीज हैज ब्रॉडेंड द कवरेज, मैं इसको थोड़ा कम कर लूं, इट ब्रॉडेंड द कवरेज ऑफ इंडेक्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग ए न्यू फैक्टर दैट इज वाटर सप्लाई, सेवरेज, वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड गैस सप्लाई। तो ये बनेगा इसका फोर्थ पैरामीटर। पहले के तीन कौन से हैं? माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब एक और बात, क्या इलेक्ट्रिसिटी में ये सिर्फ नॉन रिन्यूएबल को जोड़ रहा है या रिन्यूएबल को भी जोड़ रहा है? दोनों को जोड़ रहा है। ओके, ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो माइनिंग वगैरह है, ठीक है, इसको भी अलग अलग सब क्लासिफिकेशन कर दिया गया है एक तरीके से इसका। ठीक है, उस बात पे भी अभी हम आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी में भी रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सबको कर रहा है और इसी को कहा जाता है दैट इम्प्रूव्ड
ग्रैन्युलैरिटी, ठीक है, यानी कि इसका एक सब क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे यहां पर देखिए कि जब आप बात कर रहे हैं माइनिंग सेक्टर की, तो यहां पर इन्होंने डेटा अलग से लिया है इस बार, प्योर मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी आएंगे, एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स जो माइनर मिनरल्स को भी इंक्लूड करेगा। ये सब चीजें सिर्फ मैं आपके जानने के लिए बता रहा हूं, ये आपसे कभी पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन यूपीएससी जब उसको वो जो 10 वाहियात क्वेश्चन डालने हैं ना, उसमें वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ऑलराइट, चलिए अब हम इस पे बात करते हैं। एक और चीज है कि बास्केट, ये क्या होता है? देखिए कुछ चीजें आउटडेटेड होती चली जाती हैं और कुछ नए प्रोडक्ट्स आते जाते हैं, तो बास्केट में हम कुछ चीजों को निकालते हैं और कुछ चीजों को ऐड करते हैं। जैसे अब ड्रोन्स वगैरह की बातें होने लगी है, तो इनका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है, तो हम उसको ऐड करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आज के टाइम में बाइसिकल लगभग आउटडेटेड हो चुकी है, ठीक है, तो उस चीज को हम एक्सक्लूड करते हैं। तो बास्केट में हमेशा प्रोडक्ट्स चेंज होते रहेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो जो ओल्ड सीरीज थी उसमें 407 आइटम्स थे, और जो न्यू सीरीज आई है उसमें 463 आइटम्स हैं, मतलब ग्रुप्स। ओके, प्रोडक्ट्स तो उसमें बढ़ते घटते रहेंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहां पे याद रखने का कि बास्केट में जो नंबर ऑफ आइटम्स ग्रुप्स थे वो इंक्रीज हो गए हैं। सेकंड, यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है अबाउट द सब क्लासिफिकेशन। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड कर दिया गया रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी इन दोनों को अलग से मेजर करेंगे, उसी तरीके से माइनिंग को भी डिवाइड कर दिया गया। जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स को भी अब इंक्लूड किया जाएगा, माइनर मिनरल्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। ओके, उसके अलावा न्यू एज प्रोडक्ट सच एज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सीसीटीवी कैमरास, पार्ट ऑफ स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, स्टैंड्स, वैक्सीन, इन सबको भी इंटीग्रेट किया गया है इस कैलकुलेशन में। इसलिए ये जो आप बास्केट देख रहे हैं ये और ज्यादा ब्रॉड हुआ है। क्लियर? ये सिर्फ थोड़ा इन डेप्थ चीजें हैं जो यूपीएससी अगर पूछ ले तो पूछ ले, यू नेवर नो। एनीवे, तो यहां पर अब हमने जब बात करी आईआईपी इस इंडेक्स की, तो इस इंडेक्स में 40% वेटेज होता है सिर्फ 8 कोर सेक्टर्स का। ओके, याद रखिएगा, जो 8 कोर सेक्टर्स हैं, सिर्फ इन 8 सेक्टर्स का ही वेटेज करीब 40% है विद इन दिस आईआईपी। ओके, बाकी 60% अदर चीजें, लेकिन सिर्फ 8 सेक्टर अकेले 40% वेटेज कैरी करते हैं इस आईआईपी में। ओके, अब यूपीएससी आपको कहां फंसाएगा प्रीलिम्स में? वो फंसाएगा कि क्या ये जो कोर इंडस्ट्रीज का डेटा है ये भी सीएसओ पब्लिश करता है? नहीं, ये पब्लिश किया जाता है बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि डीपीआईआईटी के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये आपको एक प्रीलिम्स का ट्रैप करेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। ओके, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, राइट। सो कोर सेक्टर का डेटा ये पब्लिश करेगा, जबकि आईआईपी का कौन कर रहा है? हमारा सीएसओ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ओके, जबकि ये है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। याद रहेगा, ये हम अपनी जो क्वेश्चंस आए उन्हीं से लर्निंग लेते हुए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज के लिए, राइट। सो दीज 8 कोर सेक्टर्स कंप्राइज 40.27% ऑफ द टोटल वेट ऑफ आईआईपी। ओके, अब इसके अलावा होता है हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें एक और टर्म लेकर आते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब देखिए आईआईपी क्या बता रहा है? वॉल्यूम, यानी कि कितना प्रोडक्शन हुआ है। सपोज आप ढेर सारी मेलोडी रख लो, ठीक है, आपने 500 रख ली, 1000 प्रोड्यूस कर ली, पर वैल्यू टर्म्स में उनकी कीमत क्या है? अगर 1000 की है तो 500 रुपए से, ठीक है। तो वो जो 500 रुपए इकोनॉमिक टर्म में उसकी इकोनॉमिक वैल्यू वो मेजर करता है जीवीए। ऑलराइट, सो आईआईपी मेजर्स द वॉल्यूम while GVA measures the economic value। ये जब हम कभी जीडीपी वगैरह डिस्कस करेंगे, उसके मेथड डिस्कस करेंगे, तब बात करेंगे। मैं अभी सिर्फ आपसे को ये चाहता हूं कि आप इन टर्म्स में कंफ्यूज ना हो अगर आपसे कोई एमसीक्यू पूछा जा रहा है। आईआईपी, कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है, अलग अलग है, कौन किसको पब्लिश कर रहा है वो हमने देख लिया, आईआईपी एंड जीवीए, ठीक है। तो आईआईपी बता रहा है वॉल्यूम इंडेक्स, जबकि जीवीए बताता है आपका इकोनॉमिक वैल्यू। ओके, अब दूसरा एमसीक्यू आपसे जो पूछा जाता है इस टॉपिक से वो होता है इनका वेटेज। तो यहाँ पे वेटेज याद रखना बहुत जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, फिर उस क्रूड को हम रिफाइन करेंगे, फिर उसमें से हम पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एलपीजी, ये सारे प्रोडक्ट्स उसमें से निकालते हैं। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो भी रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का ही है। अब ये मत सोचना कि मैं बस सबसे हाईएस्ट वाला याद रख लूं, सबसे छोटा वाला याद रख लूं और काम हो जाएगा, नहीं।
एमसीक्यू में फंस जाओगे। ओके, फर्टिलाइजर का वेटेज सबसे कम है 2.63, लेकिन उसके अलावा ये जो इतनी सारी इंडस्ट्रीज है उसके बाद सीमेंट भी 5.37। ठीक है, एग्जैक्ट टर्म्स याद मत रखो लेकिन ऑर्डर याद रख लेना। ओके, अब आप समझ सकते हो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, पूरी इकोनॉमी उसी पे चल रही है। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी लाइफ में? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप ये लेक्चर भी नहीं देख सकते, राइट। और सबसे कम क्या है? फर्टिलाइजर, और उसके बाद सीमेंट, ठीक है, और फिर ये बीज की। तो ये ऑर्डर याद रखना जरूरी है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलो आगे चलें। और कुछ था फ्रंट पेज पे? नहीं, ये म्यांमार वगैरह का भी छोड़ो, इसमें कुछ काम का नहीं है क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा है। वो जनता गवर्नमेंट रूल कर रही है तो कर रही है आज तक, बट इसमें कुछ नया नहीं है। वो तो हमारे मोदी जी को थोड़ा मिलने जुलने का शौक भी है, उसमें कुछ नया नहीं है बताने को अभी। अब देखिए आप जरा, लाखों प्रॉब्लम चल रही हैं देश में, बट इन्हें जनता को किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करना है? मध्य प्रदेश टू रोल आउट यूनिफॉर्म सिविल कोड सून। दिस इज द प्रॉब्लम विथ आवर करंट गवर्नमेंट। सीबीएसई, अब आप भी जानते हो एज ए स्टूडेंट कि आपका 12th बोर्ड का एग्जाम कितना मैटर करता है आपके लिए। ठीक है, यहाँ का जो स्कोर होता है ये आपको पूरी लाइफ मैटर करेगा। ठीक, बच्चों की कॉपीज एक्सचेंज हो गई हैं, कुछ पेज उनके स्कैन किए गए, कुछ दूसरों के लगा दिए गए, उनके नंबर एक्सपेक्टेशन से किसी के बहुत लो हैं, किसी के बहुत हाई चले गए। इतना बड़ा फसाद किया आपने, और उसके बाद भी इन्होंने पहले जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, फिर एक बच्चे ने इनकी वेबसाइट हैक करके दिखा दी, अब अभी अपनी गलती मान रहे हैं। उस कंपनी पे कोई जांच नहीं हो रही है, वो कंपनी। अब मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का बताया था ना कि ये एक ना एक दिन हटना ही है, ये सबसे बड़ा घोटाला है। ये जो कंपनी जिसने सीबीएसई का कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, ये कंपनी आप देख लीजिएगा, कभी ना कभी ये प्रूफ हो जाएगा कि ये खुद एजुकेशन मिनिस्टर की ही शेल कंपनी निकलेगी। ओके, वरना इतने बड़े स्कैम करके कोई एजुकेशन मिनिस्टर आराम से गर्व से सीना चौड़ा करके घूम रहा है, उसको अब तक डिसमिस नहीं किया गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक, एक वो गडकरी जी हैं जिन्होंने इथेनॉल किंग बने हुए हैं, 20% इथेनॉल मिला के सारी गाड़ियों का सत्यानाश कर रखा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2023 के बाद आपने वो गाड़ियां बनाई हैं जो 20% इथेनॉल पे चल सकती है, कंपैटिबल हैं, इंजन खराब नहीं होंगे। लेकिन 2023 के पहले जितनी भी गाड़ियों की सेल हुई है, ये कंपैटिबल नहीं है इथेनॉल से। इनके माइलेज में ड्रॉप देखा गया है, बट गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है। ओके, सो इस तरीके के इश्यूज लेकर आएंगे, जब भी आवाज उठेगी सरकार के अगेंस्ट, सरकार इस तरह के कोई ना कोई इशू लाती रहेगी। कल होम मिनिस्टर ने भी कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम ट्राइबल कम्युनिटीज को बाहर रखेंगे, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर वो अंजना ओम कश्यप की कंट्रोवर्सी आप जानते ही हैं। वो उसने जानबूझ के नहीं, ऐसे गलती से नहीं कहा है कि यूट्यूब टीचर्स को, उसने जानबूझ के कहा कि कैसे भी करके पेपर लीक और ये सारी चीजें कोचिंग माफियाज पे डाल दो। है कोचिंग माफियाज, लेकिन आपकी खुद की ओआरएन में एक नंबर 2 कोचिंग बोल देते हैं उसको, नंबर 1 तो नहीं बोल रहे हम अभी, लेकिन वो नंबर 2 कोचिंग भी बीजेपी के ही सबसे बड़े लीडर की का पैसा लगा हुआ है उसमें, जो रोज टीवी पे आते हैं स्पोक पर्सन बन के। ओके, उन्होंने सीबीआई से रिटायर एक सबसे बड़े चीफ को अपना हेड भी बनाया अपनी कोचिंग का। तो जो असली कोचिंग माफिया हैं वो सरकार में बैठे हुए लोग ही हैं, उन्हीं का ब्लैक मनी से चल रही हैं वो कोचिंग माफियाज। मगर इन्होंने पूरा ब्लेम किस पे डाल दिया? यूट्यूब टीचर्स पे। इन यूट्यूब टीचर्स ने अच्छा ही किया है, बुरा नहीं किया है बच्चों का। एनीवे anyway, चलिए, कल हमने एक प्रिजन वाला क्वेश्चन किया था, प्रिजन एंड अंडर ट्रायल्स, ठीक है। अब उसी तरीके का क्वेश्चन है कस्टोडियल डेथ। अब इसको भी मैं आपको एक रेडीमेड पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ये कराऊंगा ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, बिल्कुल रेडीमेड इंट्रोडक्शन अपने पास रखिए, कंक्लूजन अपने पास रखिए। ओके, और इस पे बारे में हम जान लेते हैं। और इसका सबसे वर्स्ट केस, सबसे ब्रूटल केस आया था तमिलनाडु से। वो जो एक फादर सन डुओ थे, ठीक है, उनको पुलिस ने पूरी रात, वेजिटेबल वेंडर्स थे दोनों, उन्हें इतना ब्रूटली टॉर्चर किया, उनके प्राइवेट पार्ट्स तक पूरी तरीके से डैमेज थे कि 3-3 बार उनके कपड़े बदले गए वहां ले जाने के लिए अगली सुबह अदालत। बट वो ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इतना सीवियर टॉर्चर किया गया था। ओके, और अब ये यहाँ पे कुछ उड़ीसा से आया, मतलब इस तरीके की चीजें आती रहती हैं, कस्टोडियल डेथ इंडिया में। अब इसके रिगार्डिंग आपने एक सुना होगा यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर ना, इंडिया ने इसको साइन किया था, बट इंडिया ने कभी इसको रेटिफाई नहीं किया। ओके, तो ये चीज आप याद रखिएगा इसके बारे में कि हमने कभी इसको रेटिफाई नहीं किया, जबकि हमें करना चाहिए, क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम सब चीज की बात करते हैं। और जब भी इस तरह के टॉपिक्स आएंगे ना, तो आप एक फॉर्मेट अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। फर्स्ट थिंग इज
कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई सेफगार्ड प्रोवाइड करे हैं तो वो बताओ, किया है ना राइट टू लाइफ, ठीक है। दूसरा, क्या कोई कानून है जो इसके अगेंस्ट सेफ्टी प्रोवाइड करता है? बिल्कुल करता है, हमारे उसमें प्रोसीजर है प्रॉपर कि आप 24 घंटे में प्रेजेंट कीजिए, आप ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते। और तीसरा, क्या जुडिशियरी ने इससे रिलेटेड कोई जजमेंट दिया है, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन एंगल, लॉ एंगल एंड जुडिशियल एंगल, इन तीनों पे मुझे एक एक पॉइंट आंसर में दिखना चाहिए। अगर मैं कॉपी चेक कर रहा हूं तो शायद मैं यही ढूंढूंगा पहले। ओके, रेडीमेड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तैयार रखिए इस तरह के टॉपिक्स पे। और जब भी आपको लगता है कि यहां पर पॉसिबल है तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल, एक लॉ का एंगल और एक जुडिशियरी की अगर कोई जजमेंट, जैसे इससे रिलेटेड एक जजमेंट है फेमस, दैट इज डी के बासु केस वर्सेस वेस्ट बंगाल। ओके, ये केस आया था। और फिर कस्टोडियल टॉर्चर, जो डेथ हो रही है उसमें टॉर्चर कौन कर रहा है? पुलिस। तो पुलिस रिफॉर्म की जरूरत थी, हमने कल भी बात की थी पुलिस रिफॉर्म के बारे में। और जब भी पुलिस रिफॉर्म की बात होगी तो आप प्रकाश सिंह जजमेंट की बात करेंगे, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी कि आप पुलिस रिफॉर्म में ये चीजें कीजिए ताकि पुलिस अपनी पावर का मिसयूज ना करे। बट ये सब क्यों हो रहा है बार बार? क्यों, कहां से हिम्मत आती है इनको इतना करने की? हिम्मत आती है कुछ तो एक सोसाइटी का जैसा एटीट्यूड होता है उससे भी, और कुछ हमारी मूवीज का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। लोगों ने क्या है कि आजकल वो शूटिंग तो छोड़ दो, चलो एनकाउंटर तो, बट उसके अलावा भी कि पुलिस पैरों में डंडे मार के और फिर वो ऐसे वीडियो बना के पब्लिश कर देगी, देखिए इस आदमी ने ये गलती की थी, ये चल भी नहीं पा रहा है। हाँ ठीक है, उसने गलती की थी बिल्कुल, लेकिन आपका काम कोर्ट में पेश करना है, उसकी टांगे तोड़ना आपका काम नहीं है। बट उसकी प्रॉपर रील बना के वायरल की जाती है कि देखिए यूपी पुलिस क्या शानदार काम कर रही है। ओके, तो वो पुलिस वालों को और हिम्मत देता है। ये जो सिंघम कल्चर जो आया है, देखिए ये सब उसी की देन है। उसके बाद पुलिस, आप शोज वगैरह में खुल के देखते हैं कि थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। एक तो इस तरह का ये जो एक एटीट्यूड बनता जा रहा है ना, उस वजह से पुलिस अपनी पावर कहीं ना कहीं ज्यादा मिसयूज भी कर रही है। एनीवे, ये मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स दिए, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम साथ में, ठीक है। देखिए, इस लेक्चर को लेक्चर की तरह मत देखिए, एक लर्निंग की तरह देखिए, सीखिए और इसमें अपना पूरा ब्रेन इन्वॉल्व रखिए। ओके, चलो, कस्टोडियल वायलेंस इज कैलकुलेटेड असॉल्ट ऑन ह्यूमन डिग्निटी एंड ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि आपको किसी को पनिश करना है करो, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि रूल ऑफ लॉ इज द सुप्रीम, ठीक है। किसका राज है देश में? किसी का नहीं है, कानून का राज है, पुलिस का नहीं है, कानून का है, ठीक है। इन लाइट ऑफ रिसेंट इंसिडेंट्स, जैसे ये उड़ीसा वाला है, या मैं आपको वही कहूंगा कि आप वो तमिलनाडु वाला इंसिडेंट याद रखिएगा, उसको मेंशन कीजिएगा। इन द लाइट ऑफ रिसेंट इंसिडेंट ऑफ एलिज कस्टोडियल डेथ, एनालाइज द स्ट्रक्चरल कॉजेज। तो ये हमारा पहली बात हुई कि हमें कॉजेज देखने होंगे कि आखिर क्यों हो रहे हैं इस तरह के इंसिडेंट्स। दूसरा, सजेस्ट इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल रिफॉर्म्स। अब देखिए, मैं दोनों चीजों की बात कर रहा हूं यहां पे, इंस्टीट्यूशनल की भी और लीगल रिफॉर्म्स की भी, राइट। चलो, पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लें। अच्छा, मैंने आपको फॉर्मेट बताया हुआ है कि इंट्रोडक्शन आप तीन तरीके से शुरू कर सकते हैं। या तो आप उस चीज को डिफाइन कर दीजिए, डेफिनेशन दे दीजिए, या फिर आप कोई डेटा दे दीजिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट कोड करके भी आप कर सकते हैं। अगर आपको याद रह जाए डेटा, तो डेटा याद रखना सबसे मुश्किल होता है, डिफाइन करना सबसे ईजी होता है। ओके, और तीसरा क्या था हमारा? ओरिजिन बता दीजिए, ठीक है। जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन का आप राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 से शुरू करना चाहें इंट्रोडक्शन, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे शुरू चूज किया है डेफिनेशन से। कस्टोडियल डेथ, दैट इज ए डिमाइज ऑफ एन इंडिविजुअल वाइल अंडर द लीगल कस्टडी ऑफ लॉ, ओके, enforcement agencies. It represents the ultimate negation of right to life, that is Article 21, and personal liberty guaranteed under Article 21, violating the state's fundamental duty to protect its citizen. ओके, तो यहां पे मैंने आपको दोनों चीजें ला दी इंट्रोडक्शन में, आर्टिकल 21 भी ला दिया हमने, ठीक है। हमने स्टेट की एक जो फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपका काम क्या है, सिटीजन को प्रोटेक्ट करना, इसीलिए आपको चुना है जनता ने, ओके। और दूसरा कि इसकी डेथ कहां हुई है, इसका डिमाइज कहां हुआ है, अंडर द लीगल कस्टडी ऑफ लॉ। ओके, सो दिस फॉर्म्स द इंट्रोडक्शन। देखिए, इंट्रोडक्शन रट्टा मारोगे दिक्कत होगी, लेकिन अगर इंट्रोडक्शन बनाना सीख जाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे, अपने दिमाग पे जोर डालना शुरू कर दोगे, तो चीजें इजी हो जाएंगी। अब इंट्रोडक्शन के बाद हमेशा आप अपने फॉर्मेट में यूज करेंगे एक कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक आपका हमेशा होगा कोई करंट इंसिडेंट। तो ये आपके इंट्रोडक्शन को क्वेश्चन की बॉडी से, बॉडी में हमें कहां जाना है, कॉजेस पे, उससे कनेक्ट कर देगा। ओके, हर क्वेश्चन का फॉर्मेट हम इसी तरीके का रखेंगे और हम आपको इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि आपको ये सब चीजें याद हो जाएंगी।
ओके, सो कनेक्टिंग लिंक डालिए यहाँ पर, इंसिडेंट्स लाइक द ब्रूटल टॉर्चर ऑफ फादर सन डुओ इन तमिलनाडु, इट हाईलाइट ए ट्रबलिंग गैप between progressive judicial pronouncement on human rights and the grim ground level realities of executive overreach. ओके, सो ये बन गया आपका कनेक्टिंग लिंक। अब हम आ जाते हैं कॉजेस पर। अब पूरे फोकस से सुनिए और मुझे ये बताइएगा क्या इसमें से ऐसा कोई भी पॉइंट होगा जो आपको याद ना हो या आपको पता ना हो। ठीक है, लिख पाओ नहीं लिख पाओ वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, बट इसमें ऐसा कुछ हाईटेक नहीं है, कोई हाईफाई चीजें नहीं है कि आपको इसको याद रखने में दिक्कत आएगी। ओके, फर्स्ट इज कल्चर, जो मैंने आपको शुरू में बोला था, माइंडसेट, एटीट्यूड, कल्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन इंप्यूनिटी। द लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल ऑफन फंक्शन अंडर द assumption ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन। उनको लगता है कि हम तो खुद ही पुलिस है, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। जांच भी करवाओगे तो किससे करवाओगे? ऊपर बैठे हुए सीनियर पुलिस ऑफिसर से, तो वो भी तो हमारे बीच से निकल के ही गए हैं। ठीक है, इसीलिए वहां पर एक क्लियर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि यार पुलिस वाले अपने साथियों को बचा ले जाते हैं ऐसे में कि चलो ठीक है यार, हो गई, गरीब आदमी है, मरता रहता है, ये एटीट्यूड है। ठीक है, तो ये जो है कि पुलिस पर्सनल ऑफन फंक्शन अंडर द assumption ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म अगेंस्ट द पुलिस एक्सेसेस आर फ्रीक्वेंटली हैंडल्ड बाय द पुलिस डिपार्टमेंट इटसेल्फ। याद करो वो जॉली LLB 2 मूवी में, ठीक है, पहले उस पुलिस वाले को उसका जो सीनियर होता है वो बचाने की कोशिश ही कर रहा होता है ना। जब सीबीआई वाले आते हैं तो वो कहता है कि मैं देख लूंगा इस मैटर में, आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। वो सीबीआई वालों को कहता है, सीबीआई वाले कहते हैं ठीक है सर, अगर आप आईपीएस होके आप अश्योर कर रहे हैं कि आप देखेंगे तो ठीक है। ठीक है, तो वो पहले बचाने की कोशिश करता है उस इंस्पेक्टर को। ओके, लीडिंग टू लो कन्विक्शन रेट। तो फर्स्ट है ये जो कल्चर है इंस्टीट्यूशन इंप्यूनिटी का, इसको चेंज करने की जरूरत होगी। ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है। पुलिस वालों को लगता है कि बच जाएंगे, ऊपर बैठे हुए सीनियर भी अपने बीच में से निकल के गए। सेकेंड इज ओवर रिलायंस ऑन फोर्स ओवर फॉरेंसिक्स। मतलब आपके पास उतना नॉलेज नहीं है कि आपने फॉरेंसिक एविडेंसेस जुटाए हों। आप क्या कोशिश करते हो कि अच्छा किसी पे शक है, चलो इसको 3rd डिग्री टॉर्चर देंगे, मारेंगे तो ये कबूल कर लेगा। नहीं, आप सबूत ऐसे जुटाइए ना कि उसके बाद उसको कबूल करना ही पड़े कि हाँ ये गलत काम मैंने ही किया था। ओके, बट ये गलतियां हो जाती है यार। कहीं पे चोरी होती है, पुलिस वाले 2 कांस्टेबल आएंगे, आराम से पूरा घर देखेंगे और फिर बताएंगे कि सर इसका क्या करना है। आपने तो सारे फिंगरप्रिंट्स लगा दिए अपने दरवाजे खोलने में, कुछ भी करने में, क्योंकि आपने क्या किया है कि पुलिस को जो लॉ एंड ऑर्डर देख रही है, टिपिकल कांस्टेबल, और दूसरा जिनका काम है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना किसी क्राइम को, आपने इनको कभी सेपरेट किया ही नहीं। और यही प्रकाश सिंह जजमेंट में पुलिस रिफॉर्म में बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप पुलिस के 2 विंग बनाइए, एक लॉ एंड ऑर्डर, ओके, और दूसरा इन्वेस्टिगेशन विंग जिसमें फॉरेंसिक का नॉलेज रखने वाले लोग, इन्वेस्टिगेशन को हैंडल करने वाले पुलिस ऑफिसर्स होंगे, उसमें रेगुलर वाले पुलिस ऑफिसर्स नहीं होंगे। ओके, तो यहां पर अब पुलिस फिर 3rd डिग्री टॉर्चर में ज्यादा कर जाती है और फिर उसमें डेथ हो जाती है। ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग इन मॉडर्न साइंटिफिक इंटेरोगेशन टेक्निक्स, पुलिस मशीनरी फ्रीक्वेंटली डिफॉल्ट टू 3rd डिग्री फिजिकल कोर्जन टू एक्सट्रैक्ट क्विक कन्फेशन और रिजॉल्व केसेस अंडर पब्लिक प्रेशर। ओके, सो दिस इज द सेकंड पॉइंट, सेकंड कॉज। थर्ड इज वर्कलोड एंड स्ट्रेस मल्टीप्लायर। अब कई बार पुलिस वालों पे वर्कलोड भी इतना होता है, कई बार 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, कई बार 16 घंटे कर रहे हैं, कि कई बार फिर कोई एक किसी को पकड़ के ले आए कि सर इसने सड़क पे गदर की या इसने कुछ किया, तो पुलिस वाला अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा उस पर निकाल देता है और फिर जब तक उसको रियलाइज होता है कि यार मैंने ये क्या कर दिया, तब तक तो खत्म हो चुका है मैटर। ओके, सो दैट इज फर्स्ट। अनदर थिंग इज द वर्कलोड। अब ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, उनमें जब पुलिस वालों से पूछते हैं कि आप कैसे कर रहे हो, बोले हम सिर्फ 4 दिन ड्यूटी करते हैं, बाकी के 3 दिन हम फिर अपना वीकेंड एंजॉय करते हैं, फिर 4 दिन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस तरीके से लोग रखे हुए हैं कि आपको 4 दिन यहाँ ड्यूटी करनी है, उसके बाद 3 दिन आपकी छुट्टी है, दूसरा जो बैच होगा वो अगले 3 दिन ड्यूटी करेगा, इस तरीके से। और उनका वर्कलोड बहुत कम होता है। एक तो पहली बात तो उनके देश में क्राइम ही नहीं है खैर, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर वर्कलोड बहुत ज्यादा है। क्रॉनिक अंडरस्टाफिंग, कल हमने प्रिजन में भी देखा था कि ऑलमोस्ट 30-40% वैकेंसीज हैं प्रिजन्स में भी, ठीक है, तो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट भी नहीं कर रही है। अंडरस्टाफिंग, लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड लैक ऑफ साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन विद इन द स्टेट पुलिस फोर्सेस क्रिएट हाई स्ट्रेस वर्किंग एनवायरनमेंट दैट इजिली गिव वे टू एग्रेसिव बिहेवियरल टेंडेंसीज। अब हमारे पुलिस स्टेशन में एक, सब पुलिस स्टेशन में एक कॉमन चीज है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, और वो है चाय और समोसा और रात को शराब। अब वो घर पे जाके करे या वहीं पे पिए वो बात अलग है, बट हमारे पुलिस स्टेशन में आप इमेजिन नहीं कर सकते, लड़की छोड़िए, आप लड़के होके ये इमेजिन नहीं कर सकते कि आपके साथ रात को 11 साढ़े 11 बजे कोई
कुछ हो जाए, लूटपाट हो जाए आपके साथ सड़क पे या कहीं लड़ाई हो जाए और आप पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखा दो, नहीं लिखाओगे आप अगले दिन जा सकते हो, लेकिन उस दिन 11:30-12 बजे जाने की हिम्मत लड़की छोड़िए लड़के की भी नहीं होगी कि मेरा बैग चोरी हो गया, मेरा लैपटॉप चोरी हो गया, आप नहीं जाओगे रात में। inadequate judicial and independent oversight, this is the problem again। प्रकाश सिंह जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा था कि एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है हमें, जो प्रॉपरली इसको इन्वेस्टिगेट करे, ताकि पुलिस वालों में एक डर हो कि मेरी ऊपर कंप्लेन हो सकती है, और एक इस तरीके का कंप्लेन बॉक्स बनाया जाए सेपरेटली जिसमें पुलिस वालों की कंप्लेन की जाए एनोनिमसली विथ एविडेंस, सबूत के साथ। बट किसी स्टेट गवर्नमेंट ने, अब आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, ठीक है, बीजेपी को करते हो, कांग्रेस को करते हो, या आम आदमी पार्टी को करते हो, या किसी रीजनल पार्टीज को, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने, पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिस रिफॉर्म नहीं किए आज तक, करना ही नहीं चाहते वो। As highlighted in case of father-son duo in Tamil Nadu, failure or delay in producing detainees before the magistrate within 24-hour window leaves individual vulnerable to unmonitored physical abuse। कई बार आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि इसको अरेस्ट करो लेकिन कस्टडी शो मत करना, ठीक है, इसको, इस आदमी को अरेस्ट करो, लेके चलो, और शो मत करना कि इसको हमने कस्टडी में लिया है, तो उसके साथ होता है फिजिकल टॉर्चर। नेक्स्ट इज लैक ऑफ लीगल अवेयरनेस, डिटेनीज फ्रॉम मार्जिनलाइज, स्पेशली ये जो सब्जी वाले होते हैं, सड़क पे रेड़ी लगाने वाले, इनके साथ होता रहता है टॉर्चर, और लिटरली होता है, वो बेचारे डर के मारे या तो उनको फ्री में खिला देंगे या पैसे दे देंगे। पर मैं ये नहीं कह रहा यार 100% पुलिस करप्ट है, लेकिन पुलिस की हमारी अभी देश में जो इमेज बनी हुई है वो कुछ इसी तरह की है, और हमेशा से। Detainees from marginalized socioeconomic backgrounds are disproportionately affected due to inability to access the instant legal representation, making them softer targets for institutional high-handedness। ओके, तो ये 5 बेसिक कॉजेस हैं, और इनमें से मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी ऐसा होगा जो आपको दिक्कत देगा। ओके, सो दिस आर दी स्ट्रक्चरल कॉजेस। देखिए, आप में से कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप बहुत स्लो कराते हैं तो लेक्चर लंबा हो जाता है। आप उसको लेक्चर की तरह देखो ही मत ना यार, आप उसका ऐसे देखिए ना कि आप मेरे साथ प्रॉपर एक डिस्कशन कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो। हम बहुत जल्द विद फेस करेंगे, ठीक है, वीडियो जो आएगा हमारा न्यूज डिस्कशन का, हम विद सामने आके करेंगे ताकि आप बेटर कनेक्ट कर पाओ। चलो, अब हमने बात की है, पहले हम देखेंगे एग्जिस्टिंग लीगल सेफगार्ड। मैंने क्या कहा आपसे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देखो, लॉ एंगल देखो, और जुडिशियल एंगल देखो। कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 23 प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी किसी भी आदमी को उसी के अगेंस्ट एविडेंस की तरह प्रूफ नहीं किया जा सकता। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 22 गारंटीज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। अब किसी वेजिटेबल वेंडर को आपने उठा लिया, बट आप उसको बता ही नहीं रहे क्यों उठाया है, बस चलो साथ में। कंसल्ट ए लीगल प्रैक्टिशनर, मैं आपको अपना बता सकता हूँ, रियल एग्जाम्पल, जो हमने अहमदाबाद में देखा था, एक भुट्टा बेचने वाला था सड़क पे, जब पुलिस की गाड़ी आई, कुछ हुई बहस, उसको उठा के ले गए, फिर थोड़ी दूर लेके गए, बस एक एक सिग्नल मान लीजिए आप, थोड़ा सा आगे जाके, और 2-4 थप्पड़ लगाए और छोड़ दिया वहां पे ले जाके। ओके, ये उसके साथ हुआ था, एंड ये आंखों देखा है। सो कोई ग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, बस स्टैट्यूटरी लॉज। नाउ द सेक्शंस ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इट डिक्टेट mandatory medical examination of arrested individuals and mandate judicial magistrate inquiries into any death occurring in custody। बट अभी हमने कई बार ऐसा वायलेशन देखा कि अब कुछ केस ऐसे आए कि एक कैदी ने जो कस्टडी में था, पुलिस ने कह दिया कि यार इसने बाथरूम के नल से फांसी लगा ली। यार बाथरूम का नल है घुटने से थोड़ा सा ऊपर, और उसके पास है सिर्फ एक पजामे का पतला सा नाड़ा, और ये कह रहे हैं कि इस आदमी ने डर के मारे पुलिस से घबरा कर बाथरूम में जाके सुसाइड कर लिया। ये रियल केस था यूपी का। अब आप सोचिए कि ये कैसे पॉसिबल है, वो नल आपके घुटने से जस्ट ऊपर है, उसमें एक नाड़े से आप कैसे फांसी लगा लोगे। ओके, तो ना तो आप प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन करवा रहे हो उस पर्सन का, और ना ही आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के थ्रू कोई इंक्वायरी करा रहे हो जो पर्सन मर गया है उसकी, जबकि स्टैट्यूटरी लॉ सेक्शंस हैं भारत नागरिक सुरक्षा संहिता में इसके अगेंस्ट। जुडिशियल प्रेसिडेंट, द लैंडमार्क डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 1997, ठीक है। दिस गाइडलाइन एक्सप्लिसिटली डिटेल्ड द प्रोसीजर फॉर अरेस्ट सच एज, कि आपको जब आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, यू हैव टू वियर ए विजिबल आइडेंटिफिकेशन टैग, कि आप पुलिस वाले हो, कौन सी अथॉरिटी है, क्या पोजीशन है आपकी, और आप इसको अरेस्ट करने आए हो, ठीक है। वरना तो आपने ऐसे भी केस सुने होंगे जहां लोग फर्जी वर्दी पहन के इवन कुछ कपल्स को असॉल्ट तक कर लेते हैं, ठीक है, ओयो रूम्स वगैरह में या पार्क वगैरह में फर्जी वर्दी पहन के।
ओके, प्रिपेयरिंग एन अरेस्ट मेमो, नोटिफाइंग ए रिलेटिव इमीडिएटली। ये नहीं कि चलो आप थाने चलो, नहीं, पहले आप इन्फॉर्म कीजिए रिलेटिव को कि हम आपके बेटे या बेटी को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहे हैं, आप आ जाइए। However, the field level compliance with these directives remain highly uneven. ओके, तो ये तीनों हैं हमारे लीगल एग्जिस्टिंग सेफगार्ड, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इनका जो इंप्लीमेंटेशन है वो बहुत ही पुअर है। अब हमें क्या करने की जरूरत है? तो सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में वही आना चाहिए कि आपको इसको रेटिफाई करने की जरूरत है। ओके, रेटिफाई द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। ओके, मैंने इसकी बात की थी, हमने इसको साइन तो कर दिया था 97 में, बट वी हैव नॉट रेटिफाइड इट। ओके, इसको रेटिफाई कीजिए और उसके बाद इनेक्ट कीजिए एक स्टैंड अलोन एंटी टॉर्चर लॉ विद स्ट्रिक्ट नॉन बेलेबल क्रिमिनल पेनल्टीज उन ऑफिशियल्स के अगेंस्ट जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा ये पॉइंट भी आपसे मैंने बात की कि आप प्रकाश सिंह केस 2006 में जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी वो करनी होंगी हमें, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज, स्टेट लेवल पर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, हेडेड बाय द रिटायर्ड जज। तब जाकर पुलिस वालों को कुछ डर होगा कि हम लोग मिसयूज ना करें अपनी पावर का। फिर टेक्नोलॉजिकल अकाउंटेबिलिटी, आपने कभी मूवीज वगैरह में देखा है फॉरेन के जो पुलिस ऑफिसर दिखाते हैं उनके शर्ट में पॉकेट पे एक कैमरा लगा होता है, उनके शोल्डर पे एक छोटा सा कैमरा लगा होता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर हम अपने यहां पर ये शोल्डर पे कैमरा मैंडेटरी कर दें पुलिस वालों के, तो क्या ये चालान के नाम पर रिश्वत ले पाएंगे? ठीक है, या ये किसी भी पुलिस वाले या रेडी वाले से पैसे को लेकर बहस कर पाएंगे? ओके, तो टेक्नोलॉजिकल अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। एनफोर्सिंग द कॉम्प्रिहेंसिव अनइंटरप्टेड सीसीटीवी कवरेज विद डिजिटल बैकअप अक्रॉस ऑल पुलिस स्टेशन, कि वहां पर टॉर्चर ना हो, कॉरिडोर्स एंड इंटेरोगेशन रूम एज पर द सुप्रीम कोर्ट मैंडेट इन परमवीर सैनी केस। मगर इसको आप छोड़ दीजिए, इतने केस याद नहीं कर सकते आप, सिर्फ डी के बासु और प्रकाश सिंह जजमेंट याद रखिएगा। इन्वेस्टिगेशन को प्रोफेशनलाइज करने की जरूरत है। यस, जो मैं आपको कह रहा हूं कि एक ही पुलिस वाला लॉ एंड ऑर्डर भी देख ले, इन्वेस्टिगेशन भी देख ले, नहीं, इन्वेस्टिगेशन इज अ स्पेशल टास्क। ओके, उसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए पूरी, आपको नॉलेज चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए। वो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने वाला पुलिस वाला नहीं कर सकता। शिफ्टिंग द पुलिसिंग पैराडिम टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजिकल डेटा ड्रिवन फॉरेंसिक मेथड रादर देन रिलाइंग ऑन फिजिकल कस्टडी टू ब्रेक द सस्पेक्ट डाउन। ह्यूमन राइट सेंसिटाइजेशन, अब ये तो फिर वो बिहेवियरल वाली बात आ गई, बट आप पुलिस से उम्मीद नहीं कर सकते। बिहेवियरल एक ऐसी चीज है जो तुरंत तो नहीं चेंज हो सकता। ओके, उसके बाद ये एक रेडीमेड कंक्लूजन है, ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। सो आई होप कि आपको जिस तरीके से मैं आपको आंसर राइटिंग डिस्कस कर रहा हूं, आप अपने आप को धीरे धीरे इंप्रूव करोगे एंड विद इन 3 मंथ आप इतने कंफर्टेबल हो गए कि आपके अंदर से आंसर राइटिंग का फोबिया निकल चुका होगा। मैं इनसाइट्स ऑन इंडिया, सारथी, आईएएस इनको अप्रिशिएट नहीं करता, एज ए स्टूडेंट भी मैंने कभी इनको अप्रिशिएट नहीं किया, बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल कि आपको बस क्वेश्चन दे दिया और कह दिया कि लिखो, कुछ भी लिखो, लिखते लिखते इंप्रूव हो जाओगे। कैसे हो जाओगे यार? कुछ भी लिखते लिखते कैसे इंप्रूव हो जाओगे? अगर आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, क्वेश्चन आंसर को अप्रोच करने का तरीका नहीं बताया है, कैसे हो जाओगे? आप अगर पूरा पढ़ भी लोगे तो भी लिखने के लिए आपको एक फॉर्मेट चाहिए, एक अप्रोच चाहिए। ऐसा नहीं होता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इनसाइट्स ऑन इंडिया, सारथी, दे आर फैंटास्टिक, नो डाउट, बट उनका ये जो आंसर राइटिंग को लेकर अप्रोच है वो ठीक नहीं है, क्योंकि उससे तो बच्चा लिख नहीं पाता है, और कुछ जो एक्सपीरियंस बच्चे होते हैं वो लिख जाते हैं, तो उस बच्चे में और फोबिया डेवलप होता है कि यार प्रीलिम्स निकाल भी लूं तो आंसर राइटिंग नहीं आती, मेंस कैसे निकालूंगा, आगे क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आंसर राइटिंग और ज्यादा इजी, क्योंकि प्रीलिम्स में तो आप कुछ कर नहीं सकते, उसने 3 स्टेटमेंट दे दिया, आपको पता है तो ठीक, नहीं तो खत्म। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं है, मेंस में एक पूरा टॉपिक पे क्वेश्चन दिया गया आपको, आपके पास पॉइंट्स ज्यादा अच्छे नहीं होंगे बट पॉइंट्स होंगे अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो। ठीक है, फॉर्मेट हो सकता है आपका स्ट्रक्चर सबसे परफेक्ट ना हो, लेकिन आपका स्ट्रक्चर फिर भी आप बना सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन प्रीलिम्स में तो वो गुंजाइश ही नहीं रहती, 2 पॉइंट पता है, तीसरा नहीं पता तो 0 मार्क्स, राइट। सो मेंस का फोबिया निकालो, आंसर राइटिंग हम 3 महीने में आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आईएमईसी में आज डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता जब तक इस एरिया में, इस वेस्ट एशियन रीजन में जब तक पीस नहीं आएगा। आईएमसी कॉरिडोर पे हम कितनी भी बातें कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। ओके, और पहले हम इस पे बहुत बातें कर चुके हैं, इसलिए अभी इसको हम छोड़ते हैं, अभी हम काम के टॉपिक्स भी चलते हैं। कल मैंने आपके साथ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 6 डिस्कस किया था। अब मुझे सच सच बताना कमेंट सेक्शन में, क्या आपने उसके नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए। मैंने आपको सिर्फ कुछ फैक्ट्स दिए थे, कुछ डेटा दिया था जो आपके काम आएगा। ओके, तो उसी के साथ यहाँ पर है कि उसमें अच्छी बातें थी वो तो हमने हाईलाइट कर ली थी, लेकिन बुरी बातें भी हैं, दैट इज कि इंडिया में अभी भी कुछ बर्डन है जो चलते जा रहे हैं। एक तरफ तो मेल न्यूट्रिशन है हमारे देश में,
ठीक है। लेकिन ओबेसिटी भी बढ़ती जा रही है, यानी कि बच्चों में भी, इवन बड़ों में तो छोड़ो, बच्चों में भी मोटापा बढ़ता जा रहा है। और ये हो रहा है, हमारा खाने बहुत मिलावट वाला आता है। ठीक है, फास्ट फूड कल्चर, न्यूक्लियर फैमिलीज, वर्किंग मदर, ये सब चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं ओबेसिटी के लिए। लाइफस्टाइल डिजीज, या लाइफस्टाइल डिजीज, इसकी बात की थी मैंने आपसे। ठीक है, लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ते जा रहे हैं, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, जबकि मेल न्यूट्रिशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम एक यूनिक कंट्री बन चुके हैं जहां मेल न्यूट्रिशन भी है, जहां पे ओबेसिटी भी है। अफ्रीकन कंट्री से वहां मेल न्यूट्रिशन मिलेगा। अमेरिका कंट्री, यूएसए, उसमें ओबेस पीपल बहुत ज्यादा मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दोनों मिलते हैं। ठीक है। और एक और रीजन है कि वर्किंग मदर के कल्चर की वजह से देयर इज अ डिक्लाइन इन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इसमें डिक्लाइन देखा गया है, क्योंकि कुछ तो जो थोड़े हाई लेवल हैं कि नाउ वी आर फिगर कॉन्शियस, बट कुछ एक हैं जो वर्क करना है, मिडिल क्लास भी, कि वर्क पे जाना है तो ये चीज जल्दी बंद की जाए। और लेबर क्लास में भी ये दिक्कत है कि यार उनको रोज की दिहाड़ी कमानी है, पैसे कमाने हैं, तो चल चल काम पे जाना है, अभी तो बच्चे को छोड़ो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है एंड सो ऑन। तो ये तीनों चीजें भी हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत है। ओके। तो ये जो फैमिली हेल्थ सर्वे, इट इज वन ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट हाउस होल्ड सर्वे, जो डिफाइन करता है हमारी पब्लिक पॉलिसी को, एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस को। बट मुझे लगता है कि ये सर्वे होते तो हैं, बट गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कभी रिफ्लेक्ट नहीं होते ये। ओके, एटलीस्ट ऐसा कुछ दिखता तो नहीं है हमें। ओके। तो यहाँ सर्वे में देयर वॉज, सॉरी, देयर वॉज लैक ऑफ फोकस इन दिस सर्वे, देयर वॉज लैक ऑफ फोकस और फंड्स फॉर द लाइफस्टाइल डिजीज। ओके, क्योंकि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं हेल्थ को छोड़ दिया गया जनता पे, तुम जानो और प्राइवेट सेक्टर जाने, पैसे देना, प्राइवेट अस्पताल में जाना, करते रहना। ठीक है, सीरियस नहीं है बिल्कुल, गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने बस दो अटेम्प्ट बताए। पहला, सेटिंग अप comprehensive screening program for non-communicable disease. Okay, and second, ensuring higher taxes on sugared beverages and packaged food. तो ये कर सकते हैं, जैसे केरल ने समोसे पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाया था। ओके। देन नेक्स्ट इज ऑर्बिटल राइवलरी चाइना स्पेस पावर। अच्छा आर्टिकल है, बट हमारे काम का नहीं है, लिटरली हमारे काम का नहीं है। ठीक है, स्पेस वॉर के लिए चाइना तैयार कर रहा है अपने आप को, बिल्कुल कर रहा है, बट इंडिया उसमें कहीं दूर दूर तक एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो हमें चाइना की स्पेस अचीवमेंट्स नहीं जाननी है। कभी हमें बात करनी होगी तो हम सिर्फ स्पेस वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि हमारी उसको लेके तैयारियां क्या है। हमने सिर्फ एक मिशन शक्ति किया था। ठीक है, मिशन शक्ति, जो कि एंटी सैटेलाइट वेपन था, कि हम दुश्मन के सैटेलाइट्स को स्पेस में ही मार गिरा सकते हैं। बस यही इकलौती अभी हमारी अचीवमेंट है इन टर्म्स ऑफ स्पेस वॉर। तो इस आर्टिकल में अपना टाइम वेस्ट मत करो, वो चाइना वालों के लिए ठीक है, वो प्राउड कर सकते हैं। वाइजैक डेटा सेंटर इज ए मेजर चैलेंज। अब ये डेटा सेंटर बना कौन रहा है? पहली बात तो ये गूगल बना रहा है। ठीक है, और बना कहाँ रहा है? वाइजैक में। अब हम लोग क्यों ये याद रखें कि एक प्राइवेट कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करी है? क्योंकि इस बार उसने इतना रबिश क्वेश्चन डाला था। ठीक है, वो सेमीकंडक्टर वाला प्लांट लेके। तो चलिए ये भी याद रख लेंगे। वैसे तो मैं खुद ही कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप करके ही चलना तो बेटर है, कितने याद रखोगे। पर डेटा सेंटर को लेके मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने एक बार आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस किया था, क्या ये डेटा सेंटर स्पेस में बनाए जा सकते हैं? ठीक है, क्यों? इन्हें क्या चाहिए? एनर्जी, तो वो हम सोलार से ले सकते हैं, स्पेस में बहुत मिलेगी हमें। दूसरा, ये काफी सारी हीट रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये हीट हमारी ग्लोबल वार्मिंग को और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। तो इस तरह की बातें की गई थी, क्या ये डेटा सेंटर स्पेस में बनाए जा सकते हैं? आज नहीं बना सकते, लेकिन आप देख लीजिएगा अगले 5-10 साल में आपको डेटा सेंटर, क्योंकि ये बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करते हैं और बहुत एनर्जी कंज्यूम भी करते हैं, ये आपको स्पेस में मिलेंगे। ओके, इलॉन मस्क ने भी इस बारे में बात की थी कि हमें ये करना होगा, धरती पे बनाना इसको पॉसिबल नहीं है। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में एक तरफ हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंट की। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इंडिया इज अ वाटर स्ट्रेस कंट्री। भले ही हमारे यहाँ इतनी सारी नदियां हों, लेकिन हमारे यहाँ पानी की कमी बहुत है। और जितने डेटा सेंटर हम लोग बना रहे हैं आज, ठीक है, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर बन रहा है, यहाँ वाइजैक में बन रहा है, ये वाटर स्कैसिटी और ज्यादा बढ़ेगी। ओके, मैं ये जो डेटा सेंटर है इस पर हम एक प्रॉपर क्वेश्चन तैयार करेंगे, क्योंकि ये आज नहीं तो कल आपसे पूछा जाएगा डेफिनेटली। यहाँ नहीं पूछा जाएगा तो इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं देख सकते, हम ये देख के खुश नहीं हो सकते कि वाओ बड़ी बड़ी कंपनीज अपने डेटा सेंटर इंडिया में बना रही हैं। वो इंडिया में बनाने आ रही हैं क्योंकि एनवायरमेंट नॉर्म्स बहुत टफ है यूरोप और यूएसए में। ठीक है, इंडिया में बहुत ईजी है, वो आपका पूरा पानी भी ले लेगी इंडस्ट्रीज, खेती किसानों को नहीं मिलेगा, पीने का पानी भी नहीं मिलेगा, तो भी हमारी सरकारें बस लाइए फंडिंग, लाइए पैसा दीजिए आप तो हमें, और कीजिए जो बिजनेस करना है। ओके, एक इटली की कंपनी थी, उसने वहां पर एक कोई प्लांट डाला और बहुत बहुत गंदा ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन किया, वहां की कंपनी ने हटा दिया। उसके बाद कंपनी ने का ऑक्शन हुआ कि जो इसको खरीदना चाहे खरीद ले।
अब गैस कीजिए कि दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री ने बिड किया कि ये प्लांट हमारे यहाँ ले आइए, कौन हो सकती है? हम ही हैं। ओके, महाराष्ट्र में आप वो प्लांट लेके आए जिसको इटली गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि आपका जो टॉक्सिक रिलीज हो रहे हैं ये पूरे ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर रही है। एक ही बिड आई बस उस कंपनी के लिए, वो है हमारे यहाँ से, और इंडिया में लग रहा है वो प्लांट महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। तो ये सब बेसिक बातें हैं जो एज अ एजुकेटेड इंडिविजुअल आपको पता होनी चाहिए। क्या छोड़िए, अभी बस आप इतना याद रखिए कि गूगल अपना क्लाउड डेटा सेंटर कहां बना रहा है? वाइजैक में। रेमिटेंसेस पर, रेमिटेंसेस हमारे कम हो ही रहे हैं क्योंकि वेस्ट एशियन कंट्रीज में क्राइसिस हो रहे हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा डिस्कस कर सकता था, बट अभी उतना टाइम नहीं देंगे, अभी हमारे पास दूसरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी हैं, ठीक है, उस पर हम बाद में करेंगे। वाई डू सिटीज गेट पोल्यूटेड इन समर? अब देखिए, एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि विंटर में होने वाले पॉल्यूशन पे तो बहुत ध्यान जाता है, ठीक है, उसके लिए ग्रैप लेके आ जाओगे आप, ठीक है, उसके लिए AQI वगैरह, टेम्परेचर मेजर करता है AQI। जोक कर रहा हूँ यार। ओके, AQI टेम्परेचर मेजर नहीं करता। एनीवे तो विंटर वाले पोल्यूशन पे तो बहुत सी बातें होती है, लेकिन समर में होने वाले पोल्यूशन पे ज्यादा बातें नहीं होती है। अब विंटर में जनरली PM2.5 ज्यादा पॉल्यूट करता है, जबकि समर्स में PM10 ज्यादा पॉल्यूट करता है। और उसके बाद समर्स में ग्राउंड ओजोन बहुत बनता है। ग्राउंड ओजोन कैसे बनता है? आपको पता होना चाहिए, ग्राउंड ओजोन इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है, ये डायरेक्ट रिलीज नहीं होता। ये जो आपका गाड़ियों से नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह रिलीज होते हैं, वो जब रिएक्शन में आते हैं तब जाके आपका ये ग्राउंड ओजोन बनता है। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ दो रीजन बताना चाहूंगा कि ये समर पॉल्यूशन के रीजन क्या है, और एक सॉल्यूशन कि हम इसको क्या कर सकते हैं। तो एक वो सबसे कॉमन सॉल्यूशन है कि आप सीजन वाइज अपनी प्लानिंग कीजिए कि हमें समर में होने वाला पॉल्यूशन कैसे मैनेज करना है, विंटर में होने वाला पॉल्यूशन कैसे मैनेज करना है। अब विंटर्स के लिए बनाए गए ग्रैप रूल्स को समर्स में अप्लाई थोड़ी कर लोगे, बट हमारी सरकारें वही करती हैं, ठीक है। हमारे पॉलिटिशियंस का कुछ नहीं है, पॉलिटिशियन छोड़िए, ब्यूरोक्रेट्स का भी कुछ नहीं है। इनका सबसे वाहियात हरकत अगर आप सुनोगे ना, आपको पता है ना, वो हमारे होमी भाभा जी उस टाइम वो थोरियम बेस्ड की बात कर गए थे कि हम 3 स्टेज का बनाएंगे, राइट। बहुत अच्छा प्लान था, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि उसके बाद इस पूरे न्यूक्लियर फील्ड में प्लान में जो लोग आए ना, उसमें चेयरमैन लेवल के लोगों ने भी यहाँ पे काम किया। उसके बाद इस टेक्नोलॉजी पे जिसपे हमने 50-60 साल वर्क किया, ये चेयरमैन टाइप के लोग रिटायर होके अमेरिका में जाके इन्होंने अलग अलग प्राइवेट कंपनीज ज्वाइन की, बहुत हाई पैकेज पर, ठीक है। उसके बाद वहां पे इन लोगों ने बनाया अनिल नाम का फ्यूल, जो मैंने आपको प्रीलिम्स रिवीजन में कराया था। अनिल नाम का जो फ्यूल है वो बना है इंडिया की टेक्नोलॉजी से, लेकिन बना कहाँ? USA में। और उसके बाद उन्होंने छोटी छोटी वो फ्यूल्स बनाई जो हमें चाहिए थे, और उसके बाद ये इंडिया की एक कंपनी को ऐसा टेंडर दे दिया कि आप प्रोड्यूस कर लो। करना किसको चाहिए था? हमारे NPCIL को, ठीक है, हमारे बार्क को। लेकिन कर कौन रहा है? अमेरिका की एक कंपनी ने किया, और उसने फिर बाद में हमें ही लाइसेंस दे दिया, अनिल नाम का फ्यूल है। ओके, क्यों हुआ? क्योंकि यहां से जो लोग रिटायर होके जाते हैं वो प्राइवेट कंपनियों में जाके फिर बड़ी बड़े पैकेज लेके बैठ जाते हैं, जबकि चाइना में ऐसा नहीं होता। चाइना टेक्नोलॉजी लाता है वर्ल्ड ओवर से, अपने यहाँ उसको बनाता है और अपने देश के लिए काम करता है। क्या छोड़िए, तो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी उतनी ही बर्बाद है जितनी की गवर्नमेंट। ऑलराइट, तो व्हाट आर द मेजर ड्राइवर्स जो समर एयर पॉल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं? पहला है लो प्रेशर ट्रैप। आपको पता है टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। इस वक्त पूरा इंडिया क्या हो रहा है? तप रहा है पूरा। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है, प्रेशर क्या होता जाता है? लो। और लो प्रेशर होगा तो फिर कहीं से हाई प्रेशर में से विंड फ्लो करके कहाँ आएगी? इस लो प्रेशर को फिल करने। तो ये जो लो प्रेशर ट्रैप है, ये एक सबसे बड़ा रीजन है। एक्सट्रीम समर टेम्परेचर क्रिएट स्ट्रॉन्ग थर्मल लो प्रेशर जोन अक्रॉस इंडियन सबकॉन्टिनेंट, एंड दिस इंड्यूसेस हाई वेलोसिटी ऑफ रीजनल विंड्स जैसे लू, आंधी, दैट कैरी मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ लूज क्रिस्टल, यानी कि छोटे छोटे कंकर, जैसे भी राजस्थान में आई थी एक डेजर्ट स्टॉर्म, डेजर्ट डस्ट फ्रॉम वेस्टर्न एरिड रीजन्स इनटू द अर्बन सेंटर, ठीक है। तो एक तो ये सबसे बड़ा रीजन है, दैट इज द लो प्रेशर ट्रैप। दूसरा, अब गर्मी ज्यादा पड़ेगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो जो रॉक्स हैं, स्टोन्स हैं, वो सब ब्रेक डाउन भी होंगे। तो डेसिकेशन ऑफ द सॉइल, द एक्सट्रीम हीट ड्राइज अप लोकल टॉप सॉइल एंड अर्बन बैरन लैंड। द लूज सॉइल इज इजिली रीसस्पेंडेड, वो हवा में फिर उड़ती हुई आती है, धूल भरी हुई आंधी, एंड बाय मूविंग व्हीकल्स एंड विंड्स कॉजिंग ए डायरेक्ट सर्ज इन PM10 लेवल, ठीक है। तो PM10 लेवल और बढ़ जाता है समर्स में पॉल्यूशन। ओके, तो ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड इज एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट फॉर्मेशन, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं ग्राउंड लेवल ओजोन की।
फोटोकेमिकल रिएक्शन, ग्राउंड लेवल ओजोन इज नॉट डायरेक्टली एमिटेड, ठीक है, इट इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो यहां पे जो इतनी गर्मी पड़ती है वो एक कैटलिस्ट की तरह ऐड करती है, और व्हीकल से निकलने वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड जब मिलता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो कि इंडस्ट्री से निकलता है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपकी ग्राउंड लेवल ओजोन। ओके, और ये बहुत ज्यादा डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए। दूसरा है अर्बन हीट आइलैंड, क्योंकि पूरा कॉन्क्रीटाइजेशन हो चुका है, ठीक है। अब वो मियावाकी फॉरेस्ट वाला कंसेप्ट याद करो कि हम छोटे छोटे अर्बन फॉरेस्ट लगाएंगे, बट कहीं में ऐसा दिखाई नहीं देता, दिल्ली में एक दो जगह बने हैं बस। डेंसली बिल्ट कॉन्क्रीट एनवायरमेंट ट्रैप हीट, accelerating the photochemical transformation of gases into ambient ozone hotspot during peak daylight। ठीक है, तो बस ये 4 पॉइंट याद रखो, काफी है इतना कि अगर कभी आपसे ऐसा पूछा जाए तो। और अगर सॉल्यूशन बताना है तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि डिफरेंट सीजन स्पेसिफिक प्लान बनाइए। ये पॉसिबल नहीं है कि आप विंटर के प्लान को समर पॉल्यूशन काउंटर करने के लिए इंप्लीमेंट कर लो। द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम मस्ट कंपेल नॉन अटेनमेंट सिटीज टू ड्राफ्ट ड्वेल एक्शन मैट्रिसेस, वन फॉर विंटर एंड अनदर फॉर दिस समर। ओके, इसमें क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा पॉइंट्स आपसे डिस्कस भी नहीं किए, बस इतना काफी है। ओके, हम आगे चलते हैं। अब ये देखिए आप कि एक कमिटी है प्रॉपर, उसमें ये इस पे बात कर रहे थे आपका, सॉरी वो अगला न्यूज आर्टिकल है, आई एम सॉरी, ये आपका राइट टू फॉरगॉटन है, इसी पे मैं आपको आगे क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए कि चलिए किसी लड़के पे, चलिए हम एक फेक केस लेते हैं कि किसी लड़के पे आरोप लगा दिया गया कि इसने कोई चोरी की, ठीक है, या ये मान लीजिए कि इसने कोई गलत काम किया, कि हैरेसमेंट का, चलो कि कहीं पे आपकी सड़क पे किसी से बहस हुई और फिर वो हैरेसमेंट का चार्ज आप पे ठोक दिया कि इसने गाली बकी, मारा या जो भी किया, चलो ठीक है, इन द हीट ऑफ द मोमेंट हो भी गया, आपको सजा भी हो गई, चलो मान लेते हैं कि आपने कुछ गलत की थी, 3 मंथ की सजा भी हो गई, अब आप उसको काट के बाहर आ चुके हो, अब आप अपना करियर फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हो। तो आपको नहीं लगता कि अब आपने अपनी सजा ये पूरी कर ली है, तो आपका जो डेटा होगा, जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी, क्या वो वहां से डिलीट की जाए? नहीं तो ये आपकी जिंदगी, आपकी आप पे जिंदगी भर का दाग लग जाएगा। कल को मान लीजिए कि आप शादी वगैरह के लिए जाते हो और कहीं से पता चलता है कि यार ये तो, आप डेटा चेक कर लो, इसका तो वहां पे नाम है कि इसने हैरेस किया था किसी लड़की को, इस तरह की कुछ चीजें, ठीक है। मतलब अगर आपने अपनी सजा पूरी कर ली है तो क्या राइट टू फॉरगॉटन मिलना चाहिए आपको? ओके, अगर कोई कभी किसी जरूरत में, जैसा पुरानी फिल्म में दिखाते थे कि मेरी माँ बीमार है इसलिए मैंने चोरी कर ली, ओके, तो अगर इस तरह की चीजें आपने कभी कर भी ली तो क्या फिर इसको राइट टू फॉरगॉटन मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। ओके, और इसको हाई कोर्ट ने स्टडी किया है कि विद इन द आर्टिकल 21 ये राइट भी हमारे पास है। राइट टू बी फॉरगॉटन फ्लोज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। ओके, तो यहां पर इन्होंने हाईलाइट किया है कि देयर शुड बी रिमूवल ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक डिजिटल एक्सेसिबिलिटी, right? So it flows directly from the Article 21. Now, अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अभी ऐसा कोई स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क बना के नहीं चलता है कि क्या ये दिया जाए पब्लिक को या नहीं। सो इंडिया प्रेजेंटली लैक ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क एक्सप्लिसिटली गवर्निंग द राइट टू बी फॉरगॉटन। तो यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये राइट दिया है, एक पेटिशन आई थी उसके रिस्पेक्ट में, कि दी कंटिन्यूड अवेलेबिलिटी नेम बेस्ड सर्चेबिलिटी ऑफ जुडिशियल रिकॉर्ड्स bearing their names in the digital public domain causes disproportionate and continuing harm to their reputation, dignity and life prospect। तो ऐसे तो इंसान कभी अपने पास्ट सिन से मूव कर ही नहीं पाएगा फ्यूचर की तरफ। ओके, तो उनको रिलीफ देते हुए कोर्ट ने कहा, उन्होंने डायरेक्ट किया सर्च इंजन्स को, लीगल डेटाबेस प्लेटफॉर्म्स को एंड अदर इंटरमीडियरीज को टू डी इंडेक्स स्पेसिफाइड जजमेंट्स। ओके, इस पे मैंने आपको लास्ट में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया है, क्वेश्चन में आगे बात करूंगा आपसे। ये है वो पार्लियामेंट्री पैनल। इसने क्या किया कि जो बॉडी डिमांड कर रही थी कि एग्जाम फेयर किए जाएं, नीट को लेकर एनडीए को डिसॉल्व किया जाए, उस बॉडी को पार्लियामेंट्री कमेटी में रिप्रेजेंटेशन देने से ही मना कर दिया इन्होंने। तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात बीजेपी की तरफ से और कुछ नहीं हो सकती। उस कमेटी के चेयरमैन ये हैं मिस्टर दिग्विजय सिंह, लेकिन उसमें मेंबर बीजेपी वाले जो थे उन्होंने अपोज किया कि आप इस बॉडी को बिल्कुल मत बुलाइए, ये लोग तो बायस्ड हैं। बायस मतलब क्या होता है? वो अगर डिमांड कर रहे हैं कि इस एनडीए को अबॉलिश कीजिए आप,
कितनी गलतियां करेगी एनटीए? यूजीसी के एग्जाम कराने में आपने एनईटी में धांधली कर दी, आपके सर्वर काम नहीं कर रहे हैं। नीट 2024 में आपने धांधली की, नीट 2026 में आपने धांधली की, उसके बाद भी इस बॉडी का प्रॉपर ऑडिट नहीं होता है। आपने सीएजी से ऑडिट करने से मना कर दिया, आपने कहा कि प्राइवेट फर्म ऑडिट करेंगे। ठीक है, तो कोई गलत डिमांड नहीं है यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की, विच हैज बीन डिमांडिंग द डिसोल्यूशन ऑफ एनटीए was not allowed to depose before the parliamentary standing committee. This is really shameful कि आप गलती करके भी उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हो। ये जो अंजना ओम कश्यप की कंट्रोवर्सी है ना, ये जानबूझ से क्रिएट की गई है कि सरकार से, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से और नीट के मुद्दे से थोड़ा डाइवर्ट कर दिया जाए और ये टीचर और न्यूज एंकर ही आपस में लड़ते रहे। वो इनको कोचिंग माफिया चिल्लाती रहे और वो लोग इनको कहते रहे कि तुम गोदी मीडिया हो, गोदी मीडिया हो। ऑलराइट, यूडीएफ ने एक रिट पेटिशन भी फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के सामने में टू रिप्लेस एनटीए विद एन इंडिपेंडेंट टेस्टिंग अथॉरिटी विद डायरेक्ट पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, स्ट्रॉन्ग एंटी लीक मैकेनिज्म एंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। तो अब अगर ये डिमांड कर भी रहे हैं डॉक्टर फ्रंट, तो क्या गलत कर रहे हैं? एनटीए ने पिछले 3 साल में बहुत मैस क्रिएट किया है, बिल्कुल डिसॉल्व होना चाहिए उसे, लेकिन नहीं करेगी सरकार। आप देख लीजिएगा। टीसीएस ही एग्जाम ऑनलाइन वाला काम टीसीएस ने भी बिड किया था, वो करवा सकता था, उसके बाद एक्सपीरियंस भी था, फिर भी आपने एक ऐसी कंपनी को दिया जिसने तेलंगाना में ऑलरेडी एक मैस क्रिएट कर दिया था एग्जाम में। उस कंपनी ने अपना नाम बदल दिया, उस कंपनी को आपने फिर से 12 सीबीएसई बोर्ड जैसा इतना इंपॉर्टेंट काम जो लाखों बच्चों का पूरा फाउंडेशन डिसाइड करता है, आपने एक ऐसी कंपनी को दे दिया जो ऑलरेडी फेल हो चुकी थी। कंपनी ने अपना नाम बदल दिया। अब लिख के रख लो, 2-4 साल बाद आपको दिख जाएगा कि ये एजुकेशन मिनिस्टर से ही मिलीजुली कंपनी निकलेगी। ओके, आगे चलते हैं। ये मैं आपको करवा चुका हूं ना, ये सीबीएम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, मैं इसलिए अभी दोबारा नहीं समझा रहा हूं, मैं इस पर डायरेक्टली आपको टेलीग्राम चैनल पे नोट्स डाल दूंगा इसके आज। ठीक है, कल वाले नोट्स भी मैं नहीं डाल पाया किसी वजह से, पर मैं आज वो भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ये भी कर दूंगा। ओके, आप रीड कर लीजिएगा। और फिर भी अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपने नहीं समझा ये टॉपिक, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं समझाऊंगा, मैं समझा दूंगा किसी और दिन। ईरान हॉल्ट्स यूएस टॉक ओवर इजराइल्स लेबनान वॉर। अब मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर ये लेबनान पे अटैक नहीं रोकेगा इसराइल, लेबनान में किस पे अगेंस्ट अटैक हो रहे हैं? हिजबुल्ला, जो कि नॉन स्टेट एक्टर है, प्रॉक्सी है ईरान का। ठीक है, इस पे अगर इसराइल अटैक नहीं करेगा तो ईरान और यूएसए के बीच कोई पीस डील नहीं हो सकती और ये लड़ाई देर सवेर रिज्यूम होनी है। और मैं अब भी कह रहा हूं कि जब वो जेसीओपी कैंसिल हुई थी तभी तय हो गया था कि लड़ाई होगी, हमारे यहाँ फ्यूल और एनर्जी के क्राइसिस होंगे, फिर भी हमारी सरकार सोती रही, उन्होंने कोई रिजर्व बनाने पे ध्यान नहीं दिया। और अभी जब अब प्राइसेस फिर से नीचे आ रहे हैं $90 के नीचे क्रूड ऑयल के, तब भी हम रिजर्व बनाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग फिर भगवान भरोसे बैठे हुए हैं और ये वॉर आज नहीं तो कल दोबारा रिज्यूम होगी, क्योंकि इसराइल चाहता ही नहीं है कि पीस हो। इस रीजन में कोई दूसरी पावर नहीं देखना चाहता इसराइल, इसलिए वो पीस डील होने ही नहीं देगा यूएसए और ईरान में। और इसराइल जानता है कि मैं अकेले ईरान को डिफीट नहीं कर सकता, मुझे यूएसए की जरूरत पड़ेगी। पर हमारी सरकार बिल्कुल सीरियस नहीं है अभी भी कि आगे एनर्जी क्राइसिस ना आए, उसके लिए हम क्या करें। ये सब हमारे काम का नहीं है, ये सब वाहियात चीजें हैं, इनको छोड़ो। अच्छा, इंडियन इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था अबाउट दिस चीप ग्लोबल मनी फ्लो इनटू इंडिया ड्राइंग अप। ये चीप ग्लोबल मनी क्यों फ्लो हो रहा था? क्योंकि जब वो क्राइसिस आए थे यूएसए में, तो वहां पे उन लोगों ने कर दिए थे एकदम 0% इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो अब लोग क्या कर रहे थे, वहां से डॉलर बैंक से ले रहे थे। ठीक है, इंडिया चाइना जैसे मार्केट अच्छा रिटर्न दे रहे थे, तो वहां से ये लोन वोन लेके पूरा डॉलर वगैरह 0 इंटरेस्ट है इंडिया लेके आ रहे थे, चाइना में इन्वेस्ट कर रहे थे, यहां से अच्छे रिटर्न मिल रहे थे 5% 7%, तो ये उनकी अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी। ठीक है, तो यहां से बस उनको रिटर्न जाता था और इंडिया में बहुत सारा एफपीआई आना शुरू हो गया था। ओके, लेकिन अब जैसे जैसे वहां पे क्राइसिस बढ़ते चले गए, ठीक है, वहां पे फिर उन्होंने शुरू की फेड टाइटनिंग, यानी कि उन्होंने ये 0% पे मिलने वाला ये लोन वोन ये सब टाइट करना शुरू कर दिया, यानी कि डॉलर का इनफ्लो रोक दिया उन्होंने जनता के हाथ में। ठीक है, ये उन्हीं की पब्लिक के हाथ में जा रहा था। क्यों रोका? क्योंकि जब भी पैसे का सप्लाई बढ़ता है जनता के हाथ में तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो उन लोगों ने इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए और फिर जो क्राइसिस उनके यहाँ शुरू हो रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से टाइटनिंग करना शुरू की। फेड उनका बैंक है, सेंट्रल बैंक, उसने टाइटनिंग करना शुरू की। तो अब यहाँ ये जो इमर्जिंग मार्केट्स थे इंडिया चाइना के, यहां से डॉलर का आउटफ्लो बढ़ गया, डॉलर वापस जाने लगा। ओके, तो ये जो चीप ग्लोबल मनी फ्लो हो रहा था इंडिया में, अब ये ड्राई अप होने लगा है। अब देखिए, इसी से रिलेटेड पहले मैं थोड़ा सा
इंडियन गवर्नमेंट की जो बॉन्ड होती है या किसी भी कंट्री की, सॉवरेन बॉन्ड कहते हैं उसको, जो गवर्नमेंट इशू करती है, कोई भी गवर्नमेंट, यूएसए हो या इंडिया हो, क्यों इशू करेगी बॉन्ड्स? ठीक है, कि उसने बॉन्ड इशू करे 100 रुपए के, कि पब्लिक आप लोग हमसे 100 रुपए का बॉन्ड खरीदिए, ठीक है, इस पे आप 100 रुपए खरीदोगे, आपको 8% इंटरेस्ट देंगे हम, ठीक है, आपने हमें 100 रुपए दिए, तो फिर हम आपको बाद में 108 रुपए रिटर्न करेंगे लास्ट में जब आप बॉन्ड वापस करोगे, और तब तक आप 8% यानी कि 8 रुपीज एंजॉय करो। ओके, तो ये तरीका होता है कि हर सरकार का, दुनिया की हर सरकार का है फिजिकल डेफिसिट। ओके, इस फिजिकल डेफिसिट को फिल करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट? नीड टू बोरो मनी टू फंड इट्स फिजिकल डेफिसिट, और इसी के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर सॉवरेन बॉन्ड। ओके, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं इसके लिए, और यहां पर दिया जाता है फिर एक इंटरेस्ट जो 8%, उसी को कहते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, जो इन्वेस्टर अर्न करता है बाय होल्डिंग दिस गवर्नमेंट बॉन्ड, इसी को कहते हैं हम बॉन्ड यील्ड। ओके, यानी कि आपने 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा और आपको कितने मिल गए सरकार की तरफ से? 8 रुपए। क्लियर? अब ये याद रखिएगा कि यील्ड यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ आपको? 8% का, ठीक है। तो बॉन्ड प्राइसेस एंड बॉन्ड यील्ड ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं एक दूसरे के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों? क्योंकि देखिए 100 रुपए का बॉन्ड था, आपने खरीदा, आपको 108 रुपए मिले, यानी कि 8% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और सिंपल करने के लिए मान लेते हैं कि चलिए 110 रुपए मिले आपको, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 का, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि ये आपने 100 रुपए का खरीदा था, सरकार तो आपको दे रही है 110 रुपए, पर अब आपको अपना पैसा निकालना है जल्दी। ओके, तो आप क्या करते हो? ऐसे में अपने किसी दोस्त को दे देते हो कि यार एक काम कर, तू 90 रुपीज में मुझसे ले ले, और सरकार तो तेरे को एज यूजुअल 110 रुपए देती ही रहेगी इस बॉन्ड पे, तो इस आदमी को कितने का प्रॉफिट हुआ? 18 रुपए का, ठीक है। और जबकि इसको कितने का हो रहा था? सॉरी, 20 रुपए का हुआ, जबकि इसको कितने का हो रहा था? सिर्फ 10 रुपए का। ठीक है, यानी कि अगर प्राइस, बॉन्ड का प्राइस कम हो जाए तो यील्ड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब बॉन्ड का प्राइस 100 रुपए का था तो उसे कितने रुपए का फायदा हो रहा था? 10 रुपए का। लेकिन जब बॉन्ड का प्राइस 90 रुपए हो गया तो उसको फायदा कितने का हो रहा है? 20 रुपए का। तो याद रखिएगा हमेशा कि बॉन्ड के प्राइस में और बॉन्ड की यील्ड में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ओके, अब मान लीजिए कि गोल्ड के प्राइसेस गिरना शुरू हो जाए आज, वैसे तो गोल्ड अनअफोर्डेबल ही हो गया है, प्राइसेस की बात ही नहीं रही अब। आपके पास पैसा है, आपको इन्वेस्ट करना है, तो कहाँ करोगे? ओके, तो मान लेते हैं कि चलो सरकार की बॉन्ड में इशू कर दें, सरकार है पैसा तो देगी ही देगी, जैसे एलआईसी पे भरोसा करते हैं लोग। तो उसी तरीके से अगर मान लो सभी गवर्नमेंट बॉन्ड डिमांड करने लगे तो सरकार के पास सब आते रहेंगे कि हमें बॉन्ड दे दो, हमें बॉन्ड दे दो। सरकार क्या करेगी? सरकार प्राइस बढ़ा देगी और यील्ड कम कर देगी कि अब तुम सभी मेरे पास पैसा लेके आ रहे हो, तो मैं 8% क्यों दूं, मैं 2% दूंगा तुम्हें। ओके, तो इफ एवरीवन वांट्स टू बाय ए गवर्नमेंट बॉन्ड, यानी कि डिमांड बढ़ गई है गवर्नमेंट बॉन्ड की, क्योंकि कहीं और पब्लिक को दिख नहीं रहा है बेनिफिट अब, तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड की अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे, फिर सरकार 100 रुपए का कहेगी कि क्यों 100 रुपए में क्यों देंगे हम, ठीक है, हम आपको 105 रुपए में देंगे, ठीक है, या यील्ड कम कर देंगे, आप 2% ही कमा पाओगे आप, ठीक है। तो हाई डिमांड जब भी होती है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं इसके, और जैसा मैंने यहां पे आपको रिलेशन बताया, अगर प्राइसेस बढ़ गए तो यील्ड क्या हो गई? कम। इफ इन्वेस्टर स्टार्ट सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अब जैसे मान लीजिए जब सरकार की क्रेडिबिलिटी कम होने लगती है ना, तो लोग बॉन्ड बेचने लगते हैं कि भाई ये सरकार अपना पैसा डुबा देगी, ये बैंकरप्ट होने वाली है सरकार, तो अपन तो ये बॉन्ड बेचो निकलो। 100 रुपए का बॉन्ड है, किसी को 90 रुपए में बेच के निकल जाते हैं अपन इस गेम से। तो सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? सेल ऑफ करना शुरू कर देते हैं बॉन्ड को। तो अब बॉन्ड की हो गई है लो डिमांड, तो प्राइस क्रैश कर जाएंगे। कोई 90 में भी नहीं ले रहा तो तुम सोचोगे यार तू एक काम कर, तू 80 रुपए में ले, मुझे तो 80 रुपए लेके यहां से निकलने दे। ओके, तो प्राइस क्रैश कर जाते हैं, बॉन्ड स्पाइक कर जाती है। क्यों? क्योंकि उसको अगर मान लो बाद में सरकार ने चुकाया, बैंकरप्ट नहीं हुई, तो उसको तो 108 मिलेंगे ना, उसने खरीदी कितने में थी? मुश्किल से 80 रुपए में। ओके, तो ये रिलेशन याद रखिएगा। आप यूपीएससी इस तरह के अप्लाइड वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, अब तो उसने हिस्ट्री में तक अप्लाई करने वाले क्वेश्चन पूछ लिए। आज मैं आपको क्वेश्चन नहीं दिखा पाया पीवाई की, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये लेक्चर वैसे लेंदी होने वाला था, बट मैं आपके लिए कल बता दूंगा हिस्ट्री के क्वेश्चंस कि किस तरीके के क्वेश्चंस थे। Okay, so over a decade following 2008 global financial crisis and COVID-19 पैंडेमिक, तो वेस्ट में, यूरोप में, यूएसए में जितने भी सेंट्रल बैंक्स थे ना, उन्होंने क्या किया था? अपने इंटरेस्ट रेट लगभग जीरो कर दिए थे एकदम, ताकि लोग लोन लें और उनकी इकोनॉमी में पैसा आए, उस पैसे से लोग खरीदारी करें तो मार्केट में डिमांड जनरेट हो। तो उसी एरा को कहा गया चीप मनी। ओके, नाउ तो इन लोगों ने क्या किया? चीप मनी में कैरी ट्रेड करना शुरू कर दिया लोगों ने, कि चलो यहां से चीप मनी लेते हैं और चल के अपन लोग इंडिया में
इन्वेस्ट कर देंगे तो उससे हमें हाई रिटर्न्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये गेम चल रहा था। लेकिन अब 2026 में जाके ड्यू टू टू मेजर रीजंस ये सब चीजें चेंज हो रही है। अब वो लोग अपना पैसा पूरा निकाल के वापस ले जा रहे हैं। फर्स्ट इज जियोपॉलिटिकल इन्फ्लेशनरी शॉक, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया तो उनके बैंक ने टाइटनिंग करना शुरू कर दी। ड्यू टू वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिकल क्राइसिस एंड एनर्जी सप्लाई डिसरप्शन, इन्फ्लेशन हैज रीसरफेस्ड ग्लोबली। ओके, इसलिए अब उनका बैंक चाहता है कि पब्लिक के हाथ में ज्यादा पैसा ना रहे, वरना महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। सेंट्रल बैंक फॉट बैक टू टेम दिस persistent inflation. Global central bank, especially US Fed, aggressively raised their policy interest rate. इसी को कहा गया फेड टाइटनिंग। तो इस वजह से इमर्जिंग मार्केट से इंक्लूडिंग इंडिया जो डॉलर था वो जाना शुरू हो गया। अब इसके हमारे काम का सबसे है इमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होंगे इस पे इंडिया के। तो चार इंपैक्ट समझिए अच्छे से। फर्स्ट इज कैपिटल आउटफ्लो, यानी कि जो एफपीआई जो आ रही थी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो फ्लाइट करना शुरू कर दिया, वापस जाना। जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पुल करना शुरू कर दिया अपना मनी आउट ऑफ इंडियन एक्विटीज एंड बॉन्ड्स टू पार्क इट बैक इन सेफर यूएस एसेट। क्योंकि यूएसए का जो बॉन्ड है ना वर्ल्ड में सबसे सेफ माना जाता है कि यूएस गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं करेगी। हालांकि उसमें बहुत कर्जा है पर यूएस गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं करेगी, ये भरोसा है पूरी दुनिया को। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट पे उतना भरोसा नहीं किया जाता है, इसलिए वहां के जो एफपीआईज हैं वो इंडिया से अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं वापस, और इस वजह से क्या हो रहा है, डॉलर का आउटफ्लो। ओके, बैक टू यूएसए। अब एक बात बताइए, डॉलर क्या इंसान यहां से डॉलर ले जाएगा? नहीं, वो डॉलर को कन्वर्ट करेगा पहले रुपीज में। अब रुपीज में अगर कन्वर्ट करेगा, ओके, अगर वो डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट कर रहा है यानी कि हमारे रुपी की यहां पर अपने डोमेस्टिक मार्केट में इसकी जो डिमांड होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि सब लोग कहेंगे कि आप एक काम कीजिए, आप ये अपना सॉरी अपना ये रुपए रखिए और हमारे डॉलर वापस कीजिए, हमें डॉलर लेके जाना है। तो फिर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और क्या होगा, हमारा रुपी और ज्यादा वीक होगा, तो हमारा करेंसी और ज्यादा डेप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि शेयर मार्केट बॉन्ड एक्विटीज से डॉलर भाग रहा है। डॉलर भाग रहा है तो पहले वो डॉलर को रुपीज इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करेगा। द एफपीआई सेल इंडियन एसेट, they convert rupee to dollar to exit the country, and this massive demand of dollar causes the Indian rupee to depreciate against the US dollar. ओके, तो ये सब चीजें रिलेटेड हैं कि एफपीआई अपना पैसा वापस ले जा रहे हैं तो हमारे शेयर मार्केट भी गिर रहा है, और वो पैसा वापस ले जा रहे हैं तो वो डॉलर अपना मांग रहे हैं वापस तो हमारा रुपी भी गिर रहा है। ओके, सो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है, ये इमीडिएट इंपैक्ट हो रहा है हमारी इकोनॉमी पे इस वक्त। फिर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, अब आपका रुपी वीक हो गया। अब अगर आप पहले 80 रुपए में पेट्रोल मतलब क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, ओके सुपरफिशियल सिनेरियो, अगर आप 80 रुपए में इंपोर्ट कर रहे थे, आप किस में कर रहे हो, 100 रुपए में, तो आपको महंगा पड़ रहा है। देखिए करेंसी का डेप्रिसिएशन उनके लिए ठीक है जो एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, लेकिन हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ज्यादा। ओके, तो हमारे लिए डेप्रिसिएशन ज्यादा अच्छा नहीं होता है। अगर हमारी स्ट्रेंथ एक्सपोर्ट करना होता चाइना की तरह तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता डेप्रिसिएशन से। ओके, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ रहा है इससे। वीकर रुपी मेक वाइटल इंपोर्ट्स लाइक क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर्स फार मोर एक्सपेंसिव, कॉजिंग डोमेस्टिक इन्फ्लेशन टू टेक अपवर्ड। तीनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है बिल्कुल। ओके, डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ बोरोइंग राइजेस। अब गवर्नमेंट जो बॉन्ड भी इशू कर रहा है ना उसमें भी उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा पब्लिक को। टू स्टॉप द कैपिटल फ्लाइट and stabilize the rupee, RBI is pressured to keep the domestic interest rate high. अब ये क्या कर रहे हैं, आपको मिलने वाले लोन पे, ठीक है, आपको मिलने वाले लोन के रेट बढ़ाएंगे। अब Indian government has to pay higher interest rate, that is yield, to borrow money, inflating our domestic fiscal servicing cost. तो गवर्नमेंट को भी अब आपसे अगर पैसा लेना है, यानी अगर गवर्नमेंट चाहती है कि मैं उनके बॉन्ड खरीदूं तो उनको और ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा मुझे। ओके, तो ये इमीडिएट इंपैक्ट है इसके। आर्टिकल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की मैं आपको जितना इजी वे में समझा सकूं। ठीक है, ये रिलेशन याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि ये जो आप इस वक्त रुपी रोज बातें सुन रहे हो कि यार रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्योंकि कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है यहां से। ओके, उसके बाद ये आर्टिकल है, ये कल के पेपर में भी था और आज इंडियन एक्सप्रेस में भी है। इसमें एक बीमारी की बात की गई है, बेप्सियोसिस। ठीक है, ये मैं आपको संडे को जब प्रीलिम्स एक्स्ट्रा करवाऊंगा ना मैं उसमें आपको करवा दूंगा ये, अभी इसको मैं और लेंदी नहीं करना चाहता। ओके, प्रीलिम्स एक्स्ट्रा हम हर संडे करेंगे। कल मैंने आपके साथ अपना शेयर कर ही दिया था पर्सनल मेंटरशिप का प्रोग्राम। ओके, सी
ऐसा नहीं है कि आपके 349 रुपीज से कोई फर्क पड़ जाएगा मुझे, नहीं। ये सिर्फ इतना है कि जो एक दो लोग जो साथ में काम कर रहे हैं, ये सिर्फ उनकी कॉस्ट कवर कर देता है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। बट इसके बदले में आपके साथ मैं जो कर रहा हूँ, आपको प्रीलिम्स एक्स्ट्रा, ताकि हम लोग कोई और मिस ना करें। ऐसा नहीं है कि हमने हिट नहीं किए क्वेश्चन जो इस बार आए हैं, मैंने आपको जो दिया है, जिसके आगे भी मैंने इजी लिखा है, ठीक है, उसमें से अधिकांश जो मैंने आपके साथ मोर देन 250 प्लस पोस्ट शेयर की थी, और उसके बाद जो 2024 का रिवीजन मॉड्यूल था, उसमें से वो चीजें पढ़ाई हुई थी, इसलिए मैंने उनके आगे इजी लिखा है। हम प्रीलिम्स एक्स्ट्रा में यही कोशिश करेंगे, और इसमें सबसे ज्यादा फोकस मेरा पीआईबी पे ही था लास्ट ईयर भी, और इस बार भी उसी पे रहेगा, क्योंकि इससे काफी बेनिफिट हुआ है बच्चों को। ठीक है, प्रीलिम्स एक्स्ट्रा भी हम करेंगे, हम मेंस 450 प्लस का मॉड्यूल शुरू करेंगे, वो मैंने इसी में मर्ज भी कर दिया है। मैं आपके साथ यहाँ पे भी जो आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ, अलग से भी जो आंसर राइटिंग कराऊंगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे आपके साथ हर 3 दिन में एक बार, ठीक है, ये सब चीजें इसी में इंक्लूड हो जाती है, तो ये सब इसी में आ जाएगा। तो आप लोग अपना, जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसको एक तो व्हाट्सएप पे प्लीज मैसेज कर दीजिएगा, सो दैट मैं इसको नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा। एक वीक तक मैं ये सारे इनिशिएटिव आपको यहीं पे फ्री करवा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसको शुरू करेंगे। और पर्सनल मेंटरशिप मतलब आप एनी टाइम कभी भी अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर कर सकते हो। बट देखिए, एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब तक मुझे ये नहीं दिखेगा कि आप अपनी नोट्स अच्छे से बना रहे हो, जब अब तक आप ये रात को मुझे शेयर नहीं कर रहे हो, तब तक मुझे वो बिलीफ नहीं आएगा कि आप सीरियस कर रहे हो और आपके साथ वर्क करना वर्थ होगा। ओके, क्योंकि किसी भी टीचर का नाम उतना ही बनता है जितना उसके स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस अच्छा होता है एग्जाम में। इट्स नॉट अबाउट जस्ट दिस मनी, इट इज मोर अबाउट कि आप में वो टैलेंट दिखता है या नहीं दिखता है, और टैलेंट से ज्यादा आप में वो हार्ड वर्क है या नहीं। ओके, मैं अब भी कह रहा हूँ कि अभी ये जो आप जिस दौर में हो ना, 2023 से 26 और अभी भी जब तक ये गवर्नमेंट है पर्टिकुलरली, इस टाइम पर मेन सबसे इजी होने वाला है आपके लिए, क्योंकि जिस तरीके के प्रीलिम्स के पेपर आ रहे हैं, काफी टैलेंटेड बच्चे वहीं आउट हो जा रहे हैं। ओके, सो मेहनत करो। अगर आपका प्रीलिम्स अगले साल आपने प्रीलिम्स निकाल लिया, आप मानिए कि आपके मेंस निकालने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं, अगर आप ये आंसर राइटिंग शिद्दत से कर रहे हो तो। डरो मत यार, इनसे क्या डरना है, आंसर राइटिंग से आंसर ही तो लिखना है। चलिए इसको देखें, आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, राइट टू बी फॉरगॉटन इज एन एसेंशियल फसाड ऑफ राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, येट इट्स एप्लीकेशन विद इन द जुडिशियल डोमेन क्रिएट्स ए फ्रिक्शन विद प्रिंसिपल ऑफ ओपन जस्टिस। ओके, तो हम प्राइवेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें या ओपन जस्टिस को ज्यादा? क्रिटिकली evaluate this statement in light of recent judicial pronouncements, suggest a balanced approach to resolve this friction। ओपन जस्टिस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें हम, या फिर जो प्राइवेसी है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दें? ठीक है, थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, बट ट्राई कीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।